बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इसमें कहता है कि यू इन्वेस्टेड Rs 15,000 पार्ट ऑफ इट इन अ स्टॉक दैट रियलाइज्ड अ 15% गेन, however the rest of the money suffered a 7% loss. if you had if you had an overall gain of Rs 1590, how much was invested at each rate? तो ये कहना चाहता है क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि अगर आपके पास इनिशियली इतनी अमाउंट हो, 15,000 अमाउंट पड़ी हो, ये आपने इन्वेस्ट करनी है। इस अमाउंट की इन्वेस्टमेंट में आपने उसका एक हिस्सा देखें, पार्ट ऑफ इट इन स्टॉक दैट रियलाइज 15% गेन, जो आपने इन्वेस्ट किया इस अमाउंट का एक हिस्सा, ठीक है, कुछ पार्ट कुछ हिस्सा कुछ पार्ट इस अमाउंट का आपने इन्वेस्ट किया, तो उससे आपको क्या हुआ, गेन हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ। हाउएवर द रेस्ट ऑफ द मनी सफर्ड आ 7% लॉस, कि जो बाकी अमाउंट थी उसमें क्या हुआ जी, आपको लॉस हुआ, ठीक है। तो जो बाकी जो अमाउंट बच गई, मतलब जो आपने एक हिस्सा कुछ हिस्सा इसका जो इन्वेस्ट किया जिससे आपको इतना गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसके बाद जो बाकी अमाउंट बच गई थी वो आपने इन्वेस्ट की, तो उससे आपको क्या हुआ, इतना परसेंट उस पर लॉस हुआ, ठीक हो गया। अब कहता है कि इफ़ यू हैड एन ओवरऑल गेन ऑफ Rs 1590, इन दोनों इन्वेस्टमेंट्स के अंदर आपने क्या देखा कि आपको ओवरऑल जो वो गेन हो रहा है, ओवरऑल गेन हो रहा है। तो कहते हैं कि हाउ मच वाज इन्वेस्टेड एट ईच रेट, तो जो दोनों आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं वो इन्वेस्टमेंट्स कितनी कितनी की थी, कि जिससे मतलब दो इन्वेस्टमेंट्स थी ना, जिस पे आपने देखा कि एक पे 15% लॉस हुआ और एक इन्वेस्टमेंट पे 7%, सॉरी, एक पे 15% गेन हुआ और 7% एक पे लॉस हुआ। तो वो दोनों इन्वेस्टमेंट एक्चुअली थी कितनी कितनी की, वो आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर ये कर लेते हैं काम कि सबसे पहले ये लिखते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट 1 थी वो कितनी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट 1 थी, कि जो कि हमने इस 15,000 का हिस्सा बनाया, इन्वेस्टमेंट 1 और इन्वेस्टमेंट 2 नाम दे देते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 हम नाम देते हैं उस इन्वेस्टमेंट को जिससे हमें गेन हुआ, प्रॉफिट फाइंड हुआ, ठीक है, प्रॉफिट मिला। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट है, एक्स इन्वेस्टमेंट है, एक्स इन्वेस्ट हमने किया, जो कि इस 15,000 का हिस्सा है जिस पे हमें गेन हुआ। कितना गेन हुआ, 15%। इसके हम बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारी दूसरी इन्वेस्टमेंट ये थी, दूसरी इन्वेस्टमेंट हमारी जो बाकी पैसे बच गए हैं ना, किस में से 15,000 में जो बाकी बच गए हैं उस पर हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस होने वाली जो अमाउंट है वो हम लेट कर रहे हैं, तो वो कोई कितनी अमाउंट होगी, रेस्ट ऑफ द अमाउंट। रेस्ट ऑफ अमाउंट मीन्स के 15,000 में से जो आपने ये अमाउंट इन्वेस्ट की, उसके बाद जो बाकी अमाउंट बचने वाली अमाउंट है उस पर आपको लॉस हो रहा है। तो वो अमाउंट कितनी बच गई, टोटल 15,000 थी, जिसमें से आपने एक्स अमाउंट जो है वो फर्स्टली जो है वो इन्वेस्ट की, जिससे आपको गेन हुआ, ठीक है। तो बाकी जो अमाउंट बच गई वो कितनी होगी, फिर 15,000 माइनस एक्स होगी। ये आपके पास ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ अमाउंट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रेस्ट ऑफ मनी लिख सकते हैं आप इसको, रेस्ट ऑफ मनी, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास अब दो वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिस पे आपको एक इन्वेस्टमेंट पे गेन हो रहा है और एक इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो रहा है। अब आप देख लें कि गेन हो रहा है तो कितना परसेंट गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है तो वो कितना परसेंट हो रहा है। तो ये अब आप उनकी गेन और लॉस फाइंड आउट करें, कितना कितना लॉस हुआ और कितना कितना गेन हुआ, कितनी अमाउंट आपको लॉस में गई है और कितनी अमाउंट आपकी इसमें से गेन में गई है। तो ये देखने के लिए हम देख लेते हैं कि ये आप यहाँ पे लिख लें कि गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 1, पहले इन्वेस्टमेंट से आपको गेन हुआ ना, तो ये देख लेते हैं कि गेन कितना हुआ, कितनी अमाउंट गेन हुई। तो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 1, तो इन्वेस्टमेंट 1 में आपको जो है वो गेन कितना हुआ, 15%। 15% ऑफ विच अमाउंट,
हमने गेन वाली जिस इन्वेस्टमेंट से हमें गेन हुआ उस इन्वेस्टमेंट को हमने एक्स का नाम दिया हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि गेन हमें 15% हो रहा है ना, तो 15% ऑफ दिस अमाउंट एक्स। ठीक हो गया। इसको फर्दर अगर देखा जाए तो 15%, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट साइन, परसेंट की जब आप किसी नंबर के साथ हटाते हैं ना तो उसको क्या काम करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 के साथ। तो इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15। इसका मतलब ये हुआ कि 15% को हम लिख सकते हैं 0.15। तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन की सेंस में आ जाएगी कि ये ऑफ यहाँ पर यूज़ हो रहा है ना, ऑफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन सेंस में यूज़ होता है। तो ये 0.15 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। तो ये वो हमारे पास अमाउंट होगी जिससे हमें जो हमें गेन हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट में जा रही है हमारी अमाउंट। तो इतनी अमाउंट हमें गेन हुई है, प्रॉफिट में गई है हमारी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लॉस अमाउंट कितनी है। तो लॉस के लिए देख लें, लॉस ऑन कौन से इन्वेस्टमेंट से आपको लॉस हो रहा है, आपको सेकंड इन्वेस्टमेंट से लॉस हो रहा है ना, तो उसके लिए आप लिखें कि लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 2। और कितना परसेंट लॉस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर लॉस जो है वो 7% लॉस हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली 7% लॉस हुआ। तो 7% ऑफ विच अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट 2 में दी हुई है। इन्वेस्टमेंट 2 में कितनी अमाउंट दी हुई है आपको, 15,000 माइनस एक्स अमाउंट है। अब देखें तो 7% का मतलब क्या होगा, जैसे कि 15% को हमने इस तरह लिखा ना, तो 7% को आप किस तरह लिख सकते हैं, 7% को लिखने के लिए 7 को अब आप परसेंट का साइन आप ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो 7 में 100 करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.07। तो इसका मतलब ये होगा कि 7% की जगह आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7% की जगह आ जाएगा 0.07। ऑफ जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन के सेंस में यूज़ होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर ली, और ये 15,000 माइनस एक्स। ठीक है, इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो ये आपके पास जो लॉस वाली अमाउंट होगी वो इतनी अमाउंट हमारी लॉस में जा रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 2 से। इन्वेस्टमेंट 1 से जो हमें गेन हुआ इतनी अमाउंट हमारी गेन में जा रही है, प्रॉफिट में, और इतनी हमारी अमाउंट जो है वो ये इन्वेस्टमेंट 2 से लॉस में जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ओवरऑल एक और चीज़ हम यहाँ पर क्या बने, ये हमने कंडीशन यूज़ कर ली, ये यूज़ कर ली, एक और चीज़ दी हुई है। देखें इसने कहा कि इफ़ यू हैड एन ओवरऑल गेन ऑफ दिस अमाउंट, तो हमें ओवरऑल गेन कितना हुआ ये भी हम लिख लेते हैं। ओवरऑल जो हमें गेन हुआ वो कितनी अमाउंट है, 1590 की अमाउंट जो है वो हमें गेन में आ रही है। ठीक है, तो इतने अमाउंट हमें गेन हुआ। ठीक है, प्रॉफिट में गया हमारी। तो ये आपके पास तीन चीज़ें, ये आपने तीनों जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से निकालनी है। अब आप यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ करेंगे कि आपको देखें प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट तब होता है ना जब आपके पास गेन अमाउंट ज़्यादा हो लॉस अमाउंट से। तो गेन में से आप लॉस ना माइनस कर लेते हैं तो बाकी आपके पास प्रॉफिट बच जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया, ये वाली चीज़। ठीक हो गया, तो देखते हैं जी अब इसके लिए कि हम इसमें यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं जी कि हमें गेन कब होगा, ओवरऑल गेन हमें कब होगा कि जब आपके पास गेन जो होगा वो हमारे पास गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 1 लिख लें, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट 1 माइनस कर लें अगर आप इसको लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 2, लॉस हमें इन्वेस्टमेंट 2 से हुआ ना, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 2। तो इससे हमें होगा क्या चीज़, ओवरऑल गेन होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देख लें आप यहाँ पर आपके पास गेन जो है वो इन्वेस्टमेंट 1 से कितना हुआ हमें, ये रहा 0.15 इंटू एक्स माइनस लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 2, ये हमें कितना हुआ, ये 0.07 मल्टीप्लाई बाय 15,000 माइनस एक्स। और ओवरऑल हमें गेन कितना हुआ, ओवरऑल गेन हमारा कितना है जी 1590 है। ठीक हो गया।
अब आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में एक्स इन्वॉल्व है, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। जब आपको एक्स मिल जाएगा तो आपको वो दोनों की दोनों अमाउंट्स मिल जाएंगी जिसकी वो बात कर रहे हैं कि हाउ मच वाज इन्वेस्टेड एट ईच रेट। ठीक है, तो ये आपको वो अमाउंट्स मिल जाएंगी जब जब आपने दोनों अमाउंट्स जो है वो 15,000 के दो हिस्से बना करके दो अमाउंट्स इन्वेस्ट की थी। तो वो दोनों अमाउंट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगी तब कि जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। इसी को सॉल्व करने के लिए देखें ये 0.7 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये टर्म एज इट इज आ जाएगी 0.15 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा 0.07 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1050 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस 0.07 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 0.07 एक्स आ जाएगा एंड इक्वल्स टू 15,090 पड़े हुए हैं। इसको आप ये काम कर लें कि इक्वल के राइट से भी चले, राइट से भी रहने दें फिलहाल। अब देखें इस वाली टर्म को आप 1050 को जब आप राइट साइड लेके जाएंगे तो जाके टर्म प्लस हो जाएगी। ये दोनों टर्म ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, दोनों दोनों एक्स वाली हैं और दोनों के साथ प्लस साइन है, तो लिहाजा ये ऐड होंगे। तो 0.15 को आप 0.07 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.22 बन जाएगा इंटू एक्स। और ये वाली टर्म जब राइट साइड पे जाएगी तो 1590 में 1050 को आप क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो ये 1590 प्लस 1050 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये देख लें कि ये आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा जी 0.22 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1590 को जब आप 1050 में ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20 ये बन जाएगा 2640 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें एक्स की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करना चाह रहे हैं। जब आप एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो एक्स के साथ इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 0.22, इसको आप इको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। जब राइट साइड पे जाएगा ये नंबर तो 2640 भी होगा डिवाइड। जब अब आप यहाँ पे इसको डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाने से आपको यहाँ से मिल जाएगा जी 12,000 मिल जाएगा। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड करवाना तो यह आ जाएगा आपके पास 12,000। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 12,000 आ रही है। अब ये 12,000 किसको प्रेजेंट कर रहा है, देखें 12,000 आपके पास एक्स था, एक्स आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट वन को प्रेजेंट कर रहा है। जो आपने दो इन्वेस्टमेंट्स की है ना, दो पार्ट में इस टोटल अमाउंट के दो हिस्से बनाए, इन्वेस्टमेंट वन इन्वेस्टमेंट टू। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट्स जो हैं आपके पास कौन कौन सी बनी, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ इन्वेस्टमेंट नंबर वन जो होगी जिससे हमें गेन हुआ। ठीक है, गेन की सूरत में जो हमारी इन्वेस्टमेंट वन थी वो हमारी इन्वेस्टमेंट एक्स थी, तो एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की 12,000, तो ये आ गया 12,000 आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास 12,000। ठीक हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट टू किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट टू जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट टू आपके पास क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट टू में आपके पास था 15,000 माइनस एक्स, तो 15,000 ऐसे ही आ जाएगा माइनस एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स की वैल्यू 12,000। तो अब 15,000 में से जब आप माइनस करेंगे 12,000 को तो ये आपके पास आ जाएगा 3,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3,000 आपके पास कौन सी अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो आपके पास इन्वेस्टमेंट टू में आ रही है। इन्वेस्टमेंट टू आपके पास कौन सी थी जिससे आपको लॉस हुआ, और ये आपके पास कौन सी अमाउंट है, ये आपके पास अमाउंट है जो आपने इन्वेस्टमेंट आपके पास इन्वेस्टमेंट वन है, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है कि जिससे आपको क्या हुआ यहाँ पर गेन हुआ था। ठीक है, जिसकी सूरत में गेन हुआ था, तो ये वो अमाउंट है जिससे गेन हुआ और ये वो अमाउंट है जिससे लॉस हुआ था। तो ये वो दो अमाउंट्स थी वो हमने फाइंड आउट करनी थी, तो लिहाजा हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 8 जो है वो फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया।
अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि अहमद टुक 5 आवर्स टू ट्रेवल द 250 किलोमीटर फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद। During the first 3 hours, his average speed was v km per hour. For the last 2 hours, his speed was 10 km per hour less than it was for the first 3 hours. Determine Ahmed's average speed for the फर्स्ट 3 हार्स ऑफ हिज जर्नी। तो यहाँ क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा ही जा रहा है कि अहमद जो है वो क्या करता है, टोटल 5 आवर्स की जो है वो ट्रैवलिंग करता है। टोटल कितने आवर्स की ट्रैवलिंग कर रहा है, 5 आवर्स की ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। और जिससे उसने 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर जो है वो ट्रैवलिंग की, 250 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। और ये जा रहा था कहाँ से, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था, मूव कर रहा था, ठीक। तो कहते हैं कि ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 आवर्स में जो उसने एवरेज स्पीड रखी, उसकी कितनी स्पीड थी, v किलोमीटर पर हार। v किलोमीटर पर हार, v हमें गिवन नहीं है, ये अननोन दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज के उसके फर्स्ट 3 हार्स में v किलोमीटर पर हार की स्पीड के साथ अगर वो जा रहा था, ड्राइव कर रहा था, तो कहता है कि फॉर द लास्ट, अच्छा इसके अलावा एक और चीज़ कह रहा है कि फॉर द लास्ट 2 आवर्स, टोटल उसने 5 आवर्स ट्रैवल किया। तो पहले 3 घंटों में उसने स्पीड v किलोमीटर पर हार की रखी। उसके बाद जब बाकी 2 जो घंटे थे उसमें क्या कहते हैं जी कि हिज स्पीड वाज 10 किलोमीटर लेस दैन इट वाज फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स। कि जो पहले 3 घंटों में जितनी स्पीड रखी उससे 10 किलोमीटर पर हार की स्पीड उसने कम रख करके ड्राइव किया। तो फिर बताएं ये कि डिटरमाइन अहमद्स एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, के पहले 3 घंटों में उसने कितना जो है वो स्पीड रख करके जो है वो ड्राइविंग की है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें हमें सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं ना कि लेट कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड फॉर द फर्स्ट 3 आवर्स, ठीक है। सबसे पहले हम ये लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है, और वो भी स्पीड भी फॉर फर्स्ट 3 आवर्स, स्पीड फॉर फर्स्ट 3 आवर्स, इस तरह लिखनी है फिर फर्स्ट 3 आवर्स। इसको बल्कि इन्होंने बताया हुआ है कि फ़र्स्ट 3 आवर्स की जो स्पीड है वो कितनी है, v किलोमीटर है, v किलोमीटर पर हार, ठीक हो गया। उसके बाद देखें नेक्स्ट कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेंगे। देखें फ़र्स्ट 3 आवर्स में 3 घंटों में अगर उसकी जो स्पीड है वो इतनी स्पीड है ना, पहले 3 घंटों में इतनी स्पीड के साथ जा रहा है, तो 3 घंटों का जो डिस्टेंस होगा वो कितना मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। इस स्पीड को हम 3 आवर्स से मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 घंटों में ना, तो 3 घंटों में जब ट्रैवलिंग करेगा तो वो कितनी बन जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ v आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, 3 घंटों में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 आवर्स। तो पहले 3 घंटों में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना है जी, v उसकी v स्पीड है, और 3 घंटों में तो v को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इतना जो है वो क्या करेगा, फर्स्ट 3 आवर्स में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी कि जो रिमेनिंग 2 घंटे हैं उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो हम देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 आवर्स। तो इसने स्टेटमेंट में कहा ना कि जो है वो ये क्या कहता है, फॉर द लास्ट 2 आवर्स, लास्ट 2 आवर्स के लिए स्टेटमेंट में क्या गिवन हमें कि 10 किलोमीटर कम रफ्तार के साथ वो ट्रैवलिंग कर रहा है। तो फिर उसकी जो स्पीड होगी लास्ट 2 आवर्स में, स्पीड कितनी बन जाएगी उसकी, v अगर स्पीड है ना फर्स्ट 3 आवर्स की, तो उसने कहा कि 10 किलोमीटर कम जो है वो स्पीड पे चलता है जितनी उसने फर्स्ट 3 आवर्स में जो है वो क्या किया,
जितनी स्पीड वो पहले 3 घंटों में लेके चल रहा था उससे 10 किलोमीटर पर हार की मतलब पर हार जो है वो इतना कम स्पीड लेकर के आगे मूव कर रहा है। तो इसकी स्पीड कितनी मान जाएगी v-10 और कितने घंटों के लिए 2 घंटों के लिए। तो दो टू को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि जितना उसने आखिरी 2 घंटों में डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ज़रा सी बात है इतनी स्पीड के साथ जाएगा तो 2 घंटों में ट्रेवल करना है ना, तो ये इतना बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 टाइम्स ऑफ v-10 ये आ गई इसकी लास्ट 2 हार्स का डिस्टेंस जितना वो ट्रेवल करेगा। अच्छा, उसके बाद देख लें कि ये बात लिख लें यहाँ पर कि टोटल डिस्टेंस ने एक बात की थी कि टोटल डिस्टेंस ने कितना ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस ने 250 किलोमीटर ट्रैवल किया। ये भी लिख लें अपने पास, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो लिख लें। टोटल डिस्टेंस जो है वो 250 किलोमीटर कवर किया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद टाइम कितना लगा ये भी लिखना अपने पास। टोटल टाइम जो है वो 5 घंटे लगे। ठीक है। अच्छा, ये हमने यहाँ पर सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स नोट कर लिए हैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से थे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इन चीज़ों को यूज़ करके तो हमें देखना है कि टोटल उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, वी कितना होगा, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं कि हम एक ये बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखें जैसे कि यहाँ पर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस कैसे ट्रैवल किया गया। पहले 3 घंटों में उसने अलग से रफ्तार रखी उसकी स्पीड और आखिरी 2 घंटों में उसकी स्पीड अलग से थी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो टोटल डिस्टेंस हमें कैसे मिल रहा है, ये पार्टली डिस्टेंस है ना, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा कैसे कवर हुआ कि पहले 3 घंटों में हमने डिस्टेंस कितना कवर किया वो देख लेंगे और बाद में हम बताएंगे कि आखिरी 2 घंटों में हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, क्योंकि इन दो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट स्पीड्स थी। इस लिहाज से हमारे पास जो टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो डिफरेंट होगा। तो उस लिहाज से हम भी बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस covered in distance covered in first 3 hours लिख लें। प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन या डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 hours। ठीक हो गया। अब देखें टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे देखें टोटल डिस्टेंस कितना था। टोटल डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 250 किलोमीटर, 250 आ गया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 हार्स, तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 हार्स कितने हैं जी 3v प्लस डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 आवर्स, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 आवर्स ये कितना बताया गया है 2 टाइम्स ऑफ v-10। ठीक हो गया। तो हमने इसकी सारी वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब देखें ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये 250 इक्वल्स टू 3v प्लस 2 अंदर मल्टीपल होगा तो ये बन जाएगा 2v माइनस 2 10 से मल्टीपल होकर के 20 आ जाएगा। अब आप ये काम कर लेंगे, इस 20 को इक्वल की तरफ शिफ्ट कर लें और इन दोनों को आपस में इधर ही ऐड कर लें तो ये 250 प्लस 20 बन जाएगा और ये 3 प्लस 2 करेंगे तो 5v आ जाएगा। तो 250 प्लस 20 करने से 270 मिल जाएगा हमें और राइट साइड पर इधर क्या आ रहा है 5v आ रहा है। अब देखें इस स्टेप को अगर नेक्स्ट अगर हम देखें मज़ीद तो 5v हमें मिल गया 270 की इक्वल। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 को उधर जाके डिवाइड करवाएंगे तो 270 पे 5 होगा डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़र 5 5 ज़र 25 होता है। 2 रिमेनिंग और 5 4 ज़र 20 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v हमारे पास आ गया 54 की इक्वल। इसका मतलब ये हुआ v किसको प्रेजेंट कर रहा था, v प्रेजेंट कर रहा था एवरेज स्पीड फॉर द
फर्स्ट 3 हार्स। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि hence average speed for the first 3 hours will be equals to v की वैल्यू कितनी है 54 आ जाएगा और 54 किलोमीटर पर हार आ जाएगा। ठीक है, तो इतने किलोमीटर पर हार की स्पीड के साथ क्या कर रहा है वो जो है वो फर्स्ट थ्री हार्स में इतनी स्पीड के साथ वो क्या उसने क्या किया ड्राइव किया। ठीक है, तो ये हमें एक्चुअली फाइंड आउट करना था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर देखा जाए तो अगर आपको इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ये कहा जाता कि आप ये फर्दर जो है वो ये बताएं कि टोटल डिस्टेंस जो है वो उन्होंने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि 3 घंटों में उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 3 घंटों में उन्होंने इस स्पीड के साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उससे ऐसा आपके पास क्या आ जाना है। देखें इस चीज़ के अंदर वी की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 हार्स मिल जाएगा। तो 3 को वी मीन्स के 54 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उतना नंबर आ जाएगा। वो जो भी नंबर मिलेगा उतना डिस्टेंस कवर्ड हुआ होगा किस में, पहले 3 घंटों में। और अगर आप चाहते हैं कि आखिरी 2 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ तो आप v की जगह v की वैल्यू ये 54 इधर पुट करें, सिम्प्लीफाई करें तो आपको यही पता चल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये खैर क्वेश्चन स्टेटमेंट में इसने ये डिस्टेंस की बात नहीं की थी कि फर्स्ट 3 हार्स में और लास्ट 2 हार्स में कितने कितने डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जस्ट उसने ये हमसे पूछा कि ये बता दें कि फर्स्ट 3 हार्स में उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी। सो हमने वो फाइंड आउट करके यहाँ पर लिख लिए, तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसलिए मैंने ये दोनों डिस्टेंसेस आगे फर्दर जो है वो सेपरेटली फाइंड नहीं किए, क्वेश्चन में नहीं गिवन थे, मतलब क्वेश्चन में बताया नहीं गए थे कि आपने वो चीज़ें भी करनी। अगर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये चीज़ साथ में शामिल हो जाए कि साथ में लिखा आ सकता है ना कि आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 हार्स, के फर्स्ट 3 हार्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ एंड डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 2 आवर्स, के लास्ट 2 आवर्स में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो वो भी आप सेपरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें चूँकि नहीं कहा गया कि आप ये फाइंड करें, इसलिए हमने यहाँ पर फाइंड नहीं किया। तो जितनी चीज़ पूछी गई क्वेश्चन में अब वो हमने फाइंड आउट कर ली है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन जो है ये फिनिश हो जाता है। ये इसका आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा पास 5.1 एक्सरसाइज का। तो स्टेटमेंट में कहता है कि माई नेफ्यू इज़ 31 ईयर्स यंगर दैन मी, के वो कहता है कि अगर वो उसका नेफ्यू जो है वो 31 साल यंगर हो, छोटा हो, ठीक है, उससे, तो क्या कहते हैं कि 1 साल गुजर जाने के बाद माई नेफ्यू इन 1 ईयर टाइम माई नेफ्यूज़ एज विल बी 1/4 ऑफ माई करंट एज, कि 1 साल गुजर जाने के बाद वो जो उसका जो नेफ्यू है वो क्या करता है जी, उसकी एज जो है वो 1/4 मीन्स के 1/4 उसकी उस टाइम की एज के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1/4 होगा। तो कहता है कि हाउ ओल्ड एम आई नाउ, कि उसकी उम्र जो है वो अब कितनी है वो फाइंड आउट करना है आपने। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लें कि हम बता देते हैं कि लेट्स सपोज कि उसकी उम्र जो है वो कितनी है, करंट जो उम्र है उसकी फॉर एग्जांपल कितनी है, एक्स लेट करना, हमें नहीं पता ना, वो ये तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हम उसको बता देते हैं कि लेट योर करंट एज इज़ इक्वल टू एक्स ईयर्स। उसके बाद हम बताते हैं जी कि उसके जो नेफ्यू होगा उसकी उम्र कितनी होगी। फिर उसने बताया ना यहाँ पर कि माई नेफ्यू इज़ 31 ईयर्स यंगर दैन मी, तो अगर उसकी एज 31 एक्स ईयर्स है तो फिर 31 ईयर्स छोटा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि x - 30 जो होगी उसकी नेफ्यू की एज होगी। तो हम इसके लिए बता देते हैं यहाँ पर इसको कि योर नेफ्यू करंट एज विल बी इक्वल्स टू अगर उस बंदे की x एज है तो x में से मतलब 31 साल छोटा है ना उससे ना, तो 31 को आपने माइनस कर देना है। ठीक हो गया, तो इसके नेफ्यू की इतनी एज आ जाएगी।
उसके बाद हमने ये देखना है कि उसने कहा ना कि वन ईयर टाइम, मतलब इन 1 ईयर टाइम, मतलब 1 साल गुजर जाने के बाद उसके जो नेफ्यू होगा उसकी एज होगी उसके 1/4 होगा, मींस के 1/4 ऐसा होगा उसकी। 1/4 मीन्स 1/4। तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पर कि इन 1 ईयर टाइम, 1 ईयर टाइम, 1 साल गुजर जाने के बाद, 1 साल गुजर जाने के बाद जो है ना उसकी एज जो होगी वो, ज़रा सी बात है, उस बंदे की एज जो होगी वो 1 साल गुजर जाने के बाद 1 साल ऐड हो जाएगा, और उसके नेफ्यू की एज जो होगी वो भी 1 साल बढ़ जाएगी ना। तो उसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उस बंदे की जो एज है अब 1 साल बाद वो कितनी है, उसकी एज होगी, पहले एक्स थी तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+1 हो जाएगी, ठीक है, x+1 आएगी उसकी एज। और उसके फिर नेफ्यू की एज कितनी होगी इस वक्त, ज़ाहिर सी बात है उसकी एज भी तो 1 साल बढ़ेगी ना। तो उसकी एज कितनी थी, x-30 माने तो 1 साल बाद उसकी एज 1 का इजाफा हो जाएगा साल का, तो ये बन जाएगी उसकी एज x+x-30 रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब उसकी 1 साल बाद एज है नेफ्यू की, और ये एज है उसकी अपनी, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने एक कंडीशन दी हुई है कि कहते हैं ना कि माई नेफ्यू एज विल बी 1/4 ऑफ माई करंट एज, कि जो उस साल बाद, साल गुजर जाने के बाद उसके जो नेफ्यू की एज होगी वो उसके अपने के चौथे हिस्से के बराबर होगी, ठीक है। उसकी जो करंट एज है ना, करंट एज उसकी अपनी कौन सी है, एक्स उसकी करंट एज है ना। इस करंट एज के उस वो जो 1 साल बाद वाला जो साल होगा ना, उसके अंदर जो उसके नेफ्यू की एज होगी वो एज होगी वो 1/4 होगी, ठीक है, उसकी करंट एज के। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपको ये कहा गया है कि हम इसको लिख लेते हैं स्टेटमेंट वाइज कि योर नेफ्यू एज, योर नेफ्यूज़ एज जो होगी वो क्या है, उसके अपने की मतलब 1/4 मीन्स 1/4, कौन सी, उसकी करंट एज के, योर करंट एज, सिर्फ योर एज नहीं लिखना कि मतलब x+1, इसमें हम करंट एज में ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है, करंट एज। तो अब देखा जाए तो उसके नेफ्यू की जो एज होगी वो बस कितनी है, 30 है, और जबकि उसकी जो अपनी की करंट जो एज है वो, करंट एज जो है वो कितनी है, x है। अब देखा जाए इसके इसके अकॉर्डिंगली हमने देखें, कंडीशन के अकॉर्डिंगली देखा तो हमें एक इक्वेशन मिल गई है। इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को यूज़ करके तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो आपको उसकी अपनी एज मिल जाएगी और उसके नेफ्यू की एज जो आ रही होगी वो भी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सिम्प्लीफाई कर देखें, 1/4 है, 1/4 इधर क्या हो रहे हैं, 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई होगा x-30 के साथ, इधर x बाकी बचेगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x-4 3 12, तो ये आ जाएगा 120 इक्वल्स टू x की टर्म इधर कर लें और बगैर x वाली उधर उधर शिफ्ट कर लें, तो इससे क्या होगा आपके पास, इसके बाद ये चीज़ कर लें, देखें 4x-x इक्वल्स टू पॉजिटिव 120 हो जाएगा, तो 4 में से एक माइनस करेंगे तो बाकी 3x रह जाएगा, और ये 120 x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 इधर मल्टीप्लाई राइट से भी जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो ये 0 एज इट इज, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40। x क्या था, उस बंदे की करंट एज से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो अपनी एज होगी वो कितनी होगी, 40 ईयर्स होगी, ठीक है।
तो आप ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैंस आप उसको बता दें कि योर करंट एज इज़ 40 लिख लें, या उसको बता दें कि यू आर करंटली 40 years old। कि उस बंदे की, जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछा, उस बंदे की एज जो है वो करंटली फिर कितनी है, 40 ईयर्स होगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था कि वो कहते हैं कि मेरी एज कितनी होगी, तो फिर उससे हमने बता दें इसको कि उसकी एज कितनी होगी, 40 ईयर्स होगी उस वक्त। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो जाती है।